तो देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन और इफेक्ट ऑन रेडिया, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, देखो ना। तो देखो टाइटेनियम कहाँ मिलेगा आपको, 3D सीरीज में, फिर 4D सीरीज, फिर कौन सा आएगा, 5D सीरीज आएगा। तो देखो डाउन द ग्रुप जनरली क्या पढ़ते थे हम लोग, की साइज बढ़ती है, ये नहीं पढ़ते थे हम लोग, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हम जब गए 3D से 4D में गए तो देखो साइज बड़ी हो गई डाउन द ग्रुप, लेकिन जैसे 4D से 5D में गए देखो साइज अप्रॉक्सीमेट सिमिलर हो गई। देखो 160 पिकोमीटर और 159 पिकोमीटर। तो पूछेगा भाई ऐसा क्या हुआ, इनकी साइज क्या हो गई, बढ़ने के बजाय अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो गई। तो इसी का नाम क्या पड़ा, लेंथ एंड वाइड। क्यों, देखो जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ आते हैं ना, देखो 4F स्टार्ट हो जाएगा, बोलो। और 4F का मतलब क्या हुआ, ये कहाँ लेंथेनम की बात ना आता है, बोलिए। तो इसका नाम क्या पड़ गया, लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन से क्या हुआ बताइए, साइज क्या हो गई बताइए, इसकी अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो गई। तो देखो टाइटेनियम से जिरकोनियम में गए तो साइज बढ़ी, लेकिन जिरकोनियम से जब जाते हैं हाइफनियम में तो साइज क्या अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाती है या सिमिलर हो जाती है। तो पूछा था भाई क्यों तो ये लेंथ एंड वाइड का एक कॉन्सिक्वेंस भी है। लेंथ एंड वाइड में क्या होता है बताइए, 4F ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, बोलो। तो 4F के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक दूसरे को प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए बाहर का अट्रैक्शन बढ़ जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, और अट्रैक्शन बढ़ा तो कंट्रैक्शन क्या हो जाता है, हो जाता है। उसी का नाम क्या, लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन। फिर देखो पूछा लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन, देखो रीजन, नंबर एक रीजन क्या दिया है, जो शील्डिंग पावर ऑर्बिटल्स की होती है ना, सबसे ज्यादा किसकी होती है, एस की, फिर पी का नंबर आता है, फिर डी का सबसे कम किसका होता है, एफ का। इसका मतलब क्या है, एस में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, पी में इलेक्ट्रॉन से एक हो, डी में एक हो और एफ में हो, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई पड़ेगा, एस में। बात समझ आ रही है। तो एस में क्या है, शील्डिंग पावर ज्यादा है और सबसे कम किसकी होती है, एफ में। फिर देखो साइज क्या होता है, देखो डिक्रीज। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन देखो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज हो जाएगा। तो जैसे देखो शील्डिंग इफेक्ट का ये ऑर्डर हुआ, बोलो। अब जब शील्डिंग कम है तो सबसे शील्डिंग कम किसकी है, एफ वाले की। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे 6s इलेक्ट्रॉन है ना, भाई घर में भी हम देखते हैं हम लोग, भाई घर में अगर हम लोग बात करते हैं मोटी सी चादर का हो, दरवाजा हो, तो बाहर दिखाई नहीं पड़ता है ना, और वही वही उस दरवाजे में क्या हो, मैक्सिमम होल हो तो बाहर दिखाई पड़ता है, तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है, हमेशा बाहर जाता है ना, तो हम बाहर अट्रैक्टेड होते हैं। यहाँ भी देखो क्या है, शील्डिंग हमारी कमजोर है तो बाहर से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जब बाहर से अट्रैक्शन होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज है, वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट होगा ना भाई। तो देखो क्या हुआ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, और उसलिए साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसी का नाम क्या पड़ा, लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन। फिर देखो रीजन 2 क्या दिया है, देखो ड्रास्टिक इंक्रीमेंट इन चार्ज, इंक्रीज इन अट्रैक्शन और डिक्रीज इन रेडियाई। अब बताओ क्या होता है भाई, ड्रास्टिक इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, जैसे में एंटर करते हैं हम लोग, बता 32 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, बोलो। हाँ भाई अभी तक क्या था, 2 8 8 18 18, अब सीधे कहाँ पे आएंगे 32 में, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा 32, बोलो। उसी वजह से बोलते हैं ड्रास्टिक इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज। इसी से क्या, इंक्रीज इन अट्रैक्शन बढ़ गया और क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन रेडियाई। बात समझ में आई। तो देखो टाइटेनियम में क्या हो, देखो 18 इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जैसे हम जाते हैं जिरकोनियम से कहाँ, हैफनियम में, देख रहे हो 40 से 32 कितना बढ़ गया बताइए, 32 चार्ज बढ़ गया, बोलो। इलेक्ट्रॉन तो एक एक करके ना बढ़ेंगे, लेकिन चार्ज कितना बढ़ गया, 32 बढ़ गया। इसी वजह से क्या, साइज इसकी घट गई, और इसी का नाम क्या पड़ा, लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन। फिर देखो लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन इसेंशियली कंपनसेट फॉर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। फिर क्या रहा है, देखो ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन 4D 5D एलिमेंट्स हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक। तो जनरली पूछा था, इसको हम लोग आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, क्यों भाई, क्योंकि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई, सिमिलर हो गई, तो सेपरेशन का आसान नहीं होता, ठीक। फिर देखिए ड्यू टू डिक्रीज इन रेडियाई एंड इंक्रीज इन एटॉमिक मास, डेंसिटी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज जनरली हाई। अब देखो डेंसिटी कैसे निकालते थे हम लोग, याद है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता था, मास बाई वॉल्यूम। साइज घटी तो वॉल्यूम घट गया, अब मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और देखो कितना ज्यादा हो गया था, तो ऑस्मियम क्या था 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर, उसकी क्या हो जाती है डेंसिटी, सबसे हाईएस्ट एलिमेंट माना जाता है मानी। फिर देखो डेंसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप आएंगे तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, देखो लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन हो गया, साइज और छोटा हो जाएगा, मास तो बढ़ ही रहा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम लोग, देखो डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर अलोंग द पीरियड,
ये बात करा कौन से सीरीज की बात करा, ये 3D सीरीज की, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलो, तो ये पूछ सकता, बताओ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम बताइए क्या है। स्कैंडियम से लेकर आप कॉपर तक याद कर लीजिए। जब ट्रांजिशन एलिमेंट कहेगा तो हम कॉपर तक आएंगे, जब 3D बोलेगा एलिमेंट तो हम डी में बात करें, क्या जिंक की बात भी करेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है बेटा आपको। चलिए बाकी इलेक्ट्रॉनिक हम सब एकदम याद कर लो। स्कैंडियम में ना बताया था ना 4s2, ठीक है, 3d1, फिर 3d2, फिर 3d3, फिर यहाँ पे चेंज होगा 4s1 3d5 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा 5 4s2, उसके बाद अब डी में फिर चेंज होगा कितना 3d6, 3d7, 3d8, बोलो। और जब यहाँ पे जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाता था। ठीक, दिमाग एकदम सेट कर लो बेटा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब लोग ट्रेंड इन आयोनेशन थेरेपी बताओ भाई, तो जनरल बात करते हैं। देखो हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनेशन थेरेपी बढ़ रही थी ना धीरे धीरे, क्यों बढ़ रही थी भाई, साइज क्या छोटी हो रही थी, बोलो। यहाँ देखो भाई क्या है, तो रीजन क्या दिया गया, देखो ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, फिर कहा है ए कंपेंड बाय द फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स, और इससे क्या हो जाएगा बताओ, एंथैल्पी ऑफ आयोनेशन बढ़ती जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, तो देखो कुछ एंथैल्पी दी गई, देखो जैसे स्कैंडियम की फर्स्ट एंथैल्पी दी गई 631, सेकंड एंथैल्पी कितनी हो गई 1235, और थर्ड दो कितनी हो गई 2393 किलो जूल पर मोल। टाइटेनियम को देखो तो 31 से 56 हुआ, फिर देखो वैनेडियम का दो कम हो गया, देखो 56 से कम हुआ, फिर देखो क्रोमियम का थोड़ा कम हुआ। ठीक, एमएन का देखो बढ़ा, देखो फिर आयरन का देखो बढ़ा, फिर उसका कोबाल्ट का फिर कम हो गया, फिर देखो निकल का कम हुआ। तो आपको एक ब्राइरियस ट्रेंड यहाँ मिलते हैं, एक सिंपल ट्रेंड नहीं मिलेगा जिससे आप इसको बता पाएंगे, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखो हम लोग एक ट्रेंड और देखो दिखाया गया, देखो ये वही ट्रेंड आपको दिखाया गया, कैसे बार ग्राफ के फॉर्म में दिखाया गया। ठीक, चलिए फिर देखते हैं हम लोग, तो ये तो आपका सेम ट्रेंड हो गया। आगे देखते हैं भाई हम लोग, लिखा जिंक हैव सिग्निफिकेंटली हाई आयोनेशन एंथैल्पी देन कॉपर। क्यों भाई जिंक में ऐसा होता है, बोलो। तो अगर जिंक की बात करोगे तो जिंक में क्या था बताइए 3d10 और 4s2 ना हो गया ये, देखो दो दो फुल फील्ड मिल गए इसको। और कॉपर में क्या कंडीशन थी 3d10 और 4s1, इसमें मिल गया हाफ फील्ड। देखो ऐसे और पूछा था, बताओ क्रोमियम का जिंक से कम क्यों होता है एंथैल्पी, तो क्रोमियम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा 4s1 से, यहाँ कहाँ निकलेगा 4s2 से, तो ये फुल फील्ड और ये क्या है s का हाफ फील्ड। ठीक, तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या बात करें, देखो द रेडियस ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर, बोलो। लेकिन एंथैल्पी ऑफ आयोनेशन किसकी ज्यादा है, जिंक की ज्यादा है। तो पूछा जाए फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट समझ लो ना, पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो पूछा है दो क्यों भाई, देखो फुल्ली फिल्ड है, मोर स्टेबल है, इसलिए क्या हो गया हाई एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। वो जनरली हम लोग क्या बात कर रहे थे कि लेफ्ट राइट साइड घटती है, और साइड घटेगी तो एंथैल्पी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ देखोगे जिंक की साइज बड़ी है, किससे, कॉपर से। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड आपको सर फुल फील्ड और क्या मिल रहा है, हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल मिल रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जेडन की एंथैल्पी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो पूछा था भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे 4s2 से, यहाँ कहाँ से निकालोगे 4s1 से, बोलो बात समझ में आई। तो ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एस इलेक्ट्रॉन्स इन जिंक इट्स फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनेशन मोर देन कॉपर। चलिए फिर देखो हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखो दिखाया गया ना, ये देखो क्रोमियम का और एमएन का, देखो तो क्रोमियम का क्यों कम हुआ पता है ना, 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और देखो इसका ज्यादा क्यों हो गया, देखो डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना 4s2 से। तो देखो भाई जैसे कहा मैग्नीज है एबनॉर्मली हाई एंथैल्पी ऑफ आयोनेशन देन क्रोमियम, यहाँ भी देखो क्रोमियम साइज बड़ी, याद है कहते स्कैंडियम से क्रोमियम साइज क्या होती है, घटती है, बोलो। फिर देखा गया ना एमएन का लेस्ले के लगभग अप्रॉक्सीमेट सिमिलर हो गया था, और उसके बाद फिर क्या हुआ था बताइए, बढ़ना शुरू हुआ था। तो देखो साइज किसकी बड़ी है, क्रोमियम साइज बड़ी है किसके रेस्पेक्ट में, एमएन के रेस्पेक्ट में, लेकिन एंथैल्पी ज्यादा किसकी दिखाई पड़ रहा है बताइए, एमएन की। तो पूछा भाई क्यों, तो फिर देखो वही चीज, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना आपको 4s2 से, और कहाँ से निकालना है 4s1 से। तो बात समझ में आ रही है, ये ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत बड़ा रोल इसके अंदर है। अगर आपको दिमाग में सेट हो जाएगा ना तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, सीख इसके आप। तो बात समझ में आई भाई। फिर देखो कहा डाउन द ग्रुप की बात करें हम लोग, अगर तो डाउन द ग्रुप की बात करेंगे हम लोग, तो कहने तब बताओ जनरली होना क्या चाहिए था
कि 3D से 4D का कम और 4D से 5D का कम होना चाहिए ना, बोलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा बताओ, 5D का देखो ज्यादा हो गया, तो फिर पूछिए बताओ 5D का ज्यादा क्यों हो गया भाई। तो फिर बात करेंगे लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो देखो भाई हम नहीं पढ़ते थे डाउन द ग्रुप एंथैल्पी से कम होती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाती है न्यूक्लियस से। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो 5D का ज्यादा हो रहा है 4D से, तो पूछिएगा क्यों ऐसा हो रहा है, तो लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन की वजह से। ठीक, लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन क्यों हुआ है, 4f ऑर्बिटल की वजह से, 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बात समझ रहे हैं, बोलिए। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 4f की जो शील्डिंग इफेक्ट है ना बहुत पुअर है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। फिर देखो रेडियस इंक्रीजेज बट न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेज। का इरेगुलर ट्रेंड इन द अनसेन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड फॉर द 3D एंड 4D सीरीज। तो 3D या 4D में क्या मिलता है, एबनॉर्मलिटी मिलती है। ठीक, तो देखो डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। देखो बेटा हम देखो यहाँ पे कहाँ से बात किया गया है, हम देखो बात करें लेंथेनम, देख रहे हो लेंथेनम वाला लिया गया, एक हैफनियम दिया गया, टेंटुलम दिया गया, टंगस्टन है, र्यूनियम है, उसका देखो ऑस्मियम, और फिर देखो किसका दिखाया जा रहा बताइए, तो टेंसल मेटल में देखो 3D 4D और 5D। तो 3D दिखाया गया ब्लू कलर से, बोलो, उसका किसका दिखाया गया, देखो रेड कलर से दिखाया गया किसका, 4D सीरीज का, और 5D का किसे दिखाया गया है, येलो कलर से। ठीक, तो जब देख लो भाई यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी 3D की, स्कैंडियम, तो ज्यादा किसका हो, टाइटेनियम का, फिर देखो बेनियम का कम हो गया, फिर क्रोमियम थोड़ा बढ़ा, एमन का और बढ़ गया, आयरन का बढ़ा, कोबाल्ट देखो अप्रॉक्सीमेट सेम हो गया, फिर देखो निकल का डाउन हुआ, फिर कॉपर का देखो थोड़ा सा बढ़ा, और ज्यादा किसका हो गया, जिंक का। तो अगर पूछा जाए बताओ कि 3D में सबसे ज्यादा किसका है, जिंक का, क्यों, जिंक पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है हम लोग, मोर स्टेबल 4s से। ठीक, चलिए फिर देखो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। तो केमिकल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी बात करनी है हमको, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे वेरिएबिलिटी मिलेगी। तो पूछे वेरिएशंस क्यों हो रहा है, तो अगेन वही बात करेंगे हम लोग, n-1d और ns इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो एनर्जी है ना, वो क्या होती है, एनर्जी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे वेरिएबिलिटी मिलती है ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक, फिर देखो पूछेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए और रिएक्टिविटी बताइए। यहाँ भी देखो हम लोग ही पढ़ेंगे बेटा, ई नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद को क्या करेगा ये, ऑक्सीडाइज। बोलो, ये नहीं पढ़ते थे हम लोग, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होगा तो ये कहाँ जाएगा, एनोड पे की कैथोड पे, जल्दी बोलो, तो कहाँ जाता है, एनोड पे। तो नेगेटिव वाले कहाँ जाते हैं, एनोड पे, और पॉजिटिव कहाँ जाता है, कैथोड पे। यही देखो अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो ये कैसा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज, तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, और रिड्यूस कहाँ पे जाके होते हैं सब, कैथोड पे। एक ध्यान देना आपको, ठीक है, बोलो। तो यहाँ भी जो ट्रेंड मिलेगा वो आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैसे निकलेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी से निकलेगा, और फर्स्ट सेकंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन से निकलता है। ठीक, इसलिए यहाँ भी आपको ट्रेंड प्रॉपर नहीं मिलेगा। जैसे इसमें हम जब 3D पढ़ेंगे ना अभी, तो उसमें कॉपर की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव 0.34। तो पूछे कॉपर का भाई पॉजिटिव क्यों हो गया, तो कॉपर कैसा बताओ, नहीं पूछा था, बताओ कॉपर डाल दें हम लोग तो ये स्टील गैस से H2 गैस को लिबरेट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि कॉपर की नट क्या होता है, पॉजिटिव, कॉपर कहाँ ऊपर रखा गया है, समझ रहे हैं। चलिए H से ऊपर रखा गया इसलिए ऐसा होता है। ठीक, चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी ने क्या किया ना, पहले पॉजिटिव ई नॉट से उठाया है और निगेटिव तक आया। ठीक, बाकी बुक वाले क्या करते हैं, निगेटिव से उठाते हैं और पॉजिटिव में जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को भी फॉलो करेंगे हम लोग। तो एनसीईआरटी में लोग कहाँ फॉलो करते हैं, डाउन द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और ऊपर जाएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक, तो चलो देखो नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये कई बार पढ़ चुके हैं, बताएं आपको हम। अगर एन की वैल्यू क्या हो जाए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए बताइए, अनपेड हो जाए एन, अगर एन अनपेड हो गया तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और अगर पेड हो गया तो क्या हो जाएगा बताइए, डायामैग्नेटिक। इसमें क्या निकाले थे याद है हम लोग, म्यू इक्वल टू √n+2, बोलो, इससे तो बताया भी गया था, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो इसका आंसर कितना आता था, 1.73 के आसपास आता था, बोर मैग्नेटान। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आपको माइनस में पढ़ना होता है, 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेड होगा। अच्छा पहचानो कैसे, देखो अगर म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा मिल रही हो और 2 से कम मिल रही है, कितने अनपेड होंगे इसके पास, 1 अनपेड। अगर 2 से ज्यादा 3 से कम मिल रही हो, यानी 2 से ज्यादा, समझ रहे हो ना, 2 से ज्यादा 3 के आसपास हो,
तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 के आसपास है तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 के आसपास है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 6 के आसपास है तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, और डी में 5 अनपेड न मिल सकते हैं, इसके अलावा भी कोई गुंजाइश है? फिर देखो कलर, कलर कैसे पहचानेंगे? देखो जनरली कलर की बात करेंगे तो D0 हो और D10 हो तो ये क्या होते हैं? कलरलेस। बात समझ रहे हैं? अगर D0 हो और D10 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? कलरलेस। कलरलेस का मतलब जब डी में डी ट्रांजिशन होगा नहीं तो उसके लिए कलर कैसे आता है? बी का जब डी डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे में जंप करेंगे, ठीक, उसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। तो कलर कब आएगा आपको? जब डी में 1 से लेकर क्या हो? 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सिंपल सा फंडा है, D0 है D10 है तो क्या? कलरलेस। बस अब कुछ एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेगा, जैसे पूछेगा KMnO4 बताइए, तो KMnO4 बताओ Mn पे कितना चार्ज आएगा? जल्दी बताइए, Mn पे कितना चार्ज? +7। चलो भाई +7 चार्ज आ गया। अब +7 है बताओ तो Mn के डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? Mn के डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताइए? 0। तो डी में 0 हो गया, लेकिन इसका कलर कैसा होता है? पर्पल। पूछा था क्यों भाई? अभी तो आप बता रहे थे डी में 0 होगा तो कलरलेस, यहाँ तो डी में 0 कलरफुल क्यों है? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक और कॉन्सेप्ट की, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। बात समझ में आई? ये क्या होता है देखो, जैसे Mn देखो +7 में है, बोलो, अब वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखो वो 2- में है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? O- और इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया जाएगा? इसको दे दिया जाएगा। तो ये किस कंडीशन में है? देखो आ गया Mn 6+ में आ गया, और जैसे 6+ में आया इसके डी में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो तो नाउ द कॉन्सेप्ट आर ओके। क्या पूछा गया था? डी में 1 से 9 होगा तो कलरफुल होगा, लेकिन यहाँ पे कलर कैसा होता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक, इसका पूछेगा ऐसे, ऐसे डाइक्रोमेट आयंस का पूछेगा। यहाँ बताओ कितना चार्ज है इसके ऊपर? +6। और +6 में बताओ क्या कंडीशन है क्रोमियम की? हाउ मच डी इलेक्ट्रॉन्स? 0। यहाँ पे देखो ये कलर होता है ना, ऑरेंज कलर का होता है ये, बोलो। तो ये पूछेगा कलर भाई क्यों इसके अंदर आया? तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो मोस्ट ऑफ द केस में इसी को फॉलो करना है। अच्छा कुछ सेम कलर पूछ लेता कभी कभार, तो सेम कलर कैसे निकालते हैं हम लोग? ये निकालते हैं हम लोग कैसे? तो हम लोग देखते हैं जो आपको दिया गया है ना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, अगर चार्ज बराबर है दोनों पे, यानी बराबर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसा शो करेगा? सेम कलर शो कर सकता है। ठीक, चलिए फिर देखो क्या पढ़ना है। फर्स्ट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पढ़ते थे ऐसे हम लोग कि CO कोबाल्ट है, अमोनिया के साथ इसकी बॉन्डिंग हो गई कुछ ऐसी, बोलो Cl3 कर दिया हमने। तो एक ऐसा कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते थे। कोऑर्डिनेशन ने बताया भी थे आपको ऐसा बनता है। फिर पढ़ना कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है भाई? तो कैटलिस्ट का काम क्यों करता है? स्मॉल साइज है इसका, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इसके अंदर है। तो ये कैसा शो करेगा? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो जैसे हम लोग बात किए थे ना, अमोनिया का फॉर्मेशन बात किया गया था, बोलो। तो अमोनिया के फॉर्मेशन में क्या होता है? आयरन लेते हैं कैटलिस्ट हम लोग, और यहाँ पे लेते हैं मॉलिब्डेनम, ये क्या होता है? प्रमोटर। तो कैटलिस्ट का काम क्या है? सरफेस प्रोवाइड करना। और याद है बताया गया था ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी कम कर देते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाए। और MO प्रमोटर, प्रमोटर क्या करेगा? कैटलिस्ट को हेल्प करेगा। ठीक है, फिर बात किया गया सरफेस एरिया कैसे बढ़ाई जाती है बताओ? पाउडर के फॉर्म में कर दें हम लोग, जैसे लार्ज पीस में और उसको पाउडर के फॉर्म में कर दिया जाए, तो पाउडर के फॉर्म में ज्यादा सरफेस एरिया हो गई तो क्या करेगा बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। बोलिए। फिर पूछा था इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? तो देखो इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है बताओ? ये आपका कोई मेटल था, मान लो आयरन था, ठीक। अब इसके स्पेस देख रहे हो, जो बीच में स्पेस देख रहे हैं आप, ये सब पढ़ना बेटा हम लोग, ठीक है। फिर देखो यही चीज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ये स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड्स, या इसी का नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब इसी स्पेस पे छोटा सा कोई आइटम जाके इंसर्ट हो गया तो उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जिससे सबसे एग्जांपल क्या है इसका? स्टील। स्टील में कार्बन्स होते हैं ना, 2 से लेकर क्या 0.5 से लेकर 2.5% तक कार्बन होते हैं, बोलो। तो राट आयरन होता है, ब्राट आयरन होता है, नाम सुने नहीं सुने हो? कास्ट आयरन होता है, ठीक। तो उसमें क्या मिलेगा आपको? स्टील में ऐसा मिलेगा। स्टील देखो हार्ड हो जाता नहीं होता, बताइए।
तो स्टीरियो का मतलब क्या होगा कि जो वॉइड्स हैं उसके बीच में आपको कोई जिससे एन हो जाए, बोरान मिल जाए, स्मॉल एलिमेंट मिलेंगे, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और ये एक टाइप का होता है सोल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। और सोल्यूशन में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंटरस्टिशियल सोल्यूशन। और एक एलवाई बनता है, एलवाई भी कैसा है? उस सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल है, समझ रहे हैं। अब देखो एलवाई में क्या होता है, जैसे मान लो ये सब क्या थे? कापर थे, सब कापर थे, देखो सब कापर थे इसके अंदर, देखो, ठीक। अब इसमें हमने क्या किया? कापर को रिप्लेस करके क्या लगा दिया बताओ? इसमें लगा दिया हमने जिंक लगा दिया, तो बन गया एलवाई। एलवाई में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं था, इसमें इंसर्शन था स्पेस में। इसमें क्या होगा? एक एटम दूसरे एटम को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, और उससे क्या बन जाता है? एलवाई। तो ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। इसको बोलते हैं सॉलिड सोल्यूशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, और इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक। तो इतनी केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होती है किसके बारे में? ये अगर देखा है तो हमको इतना ही खाली पढ़ना था, बस, ठीक है। चलिए अब देखो बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो जैसे Mn2+ है, कलरलेस, ठीक है। Mn6+ में देखो दिखा रहा है, Mn7+ में दिखा रहा है। तो पूछा था बताओ Mnp+7 तक चार्ज क्यों जाता है भाई? तो देखो यहाँ पे क्या था बताओ? D5 और 4s2 इलेक्ट्रॉन थे, तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद पूछा था भाई Rn में क्यों नहीं गया? तो Rn+8 नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिलेगा? नीचे बताओ मिलेगी 3d6, बोलो ये क्या मिलेगा? 3d6 और 4s2। कहा इसमें 8 क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है? इसमें 8 क्या है? उसमें क्या मिलता था? +2+3 मिलता था ना, ठीक। तो इसमें पूछा था बताओ कि स्कैंडियम से लेकर के Mn तक क्या होगा? चार्ज कितना मिलेगा? उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर, बाकी उसके बाद चार्ज घटना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों भाई? ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक। तो मैग्नीशियम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बेटा हम लोग ऑक्सीडेशन रेगुलर पिरामिड। देखो पिरामिड बन गया, देखो कुछ ऐसा। देखो ये सब आपको दिखाया गया है स्कैंडियम से जिंक तक। स्कैंडियम +3 में ही पाया जाता है। पूछा था क्यों भाई? तो जैसे +3 में आएगा इसके पास ये क्या हो जाएगा बताओ? आर्गन की तरह बिहेव करेगा ना ये, तो बिहेव इन नोबल गैस, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे देखो, देखो टाइटेनियम में 3 चार्ज मिलते हैं, +2, +3 और +4 भी मिलता है। +4 कब मिलेगा? जब आर्गन की तरह बिहेव करेगा तब। +2 कब मिलेगा? ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। सब इलेक्ट्रॉन देखो, सब में लास्ट में दो ऐसे इलेक्ट्रॉन है ना, 4s2 4 सब में आता है ना, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। 3 कब मिलेगा? जब डी से एक और निकलेगा। 4 कब मिलेगा? जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ऐसे देखो वैनेडियम में +2 +3 +4 +5 मिलेगा। क्रोमियम में देखो +2 +3 +4 +5 +6 मिलेगा। और Mn में क्या मिलेगा? +7 तक मिलेगा। अब देखो Rn में ये मिल सकता था, ठीक है, लेकिन जनरली रेयर होता है। पता है कौन सा आपको मिलता है कॉमन? +2 और +3। फिर देखो कोबाल्ट में आपको कॉमन क्या मिलता है? +2 +3। निकल में आपको क्या मिलता है? जनरली +3 मिलता है, ठीक। और उसके बाद कॉपर में क्या मिलता है? +1 और +2। और जिंक में कौन सा होता है? +2। ये आपको ध्यान देना, ठीक है। तो बोलते देखो चार्ज का बन गया, पिरामिड बन गया, ठीक है। देखो चलिए फिर देखो बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताइए? तो देखो यहाँ देखो स्कैंडियम टाइटेनियम लिखा है, इन सब में देखो D0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और D0 का मतलब कैसा होगा? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, स्टेबल हो गया। फिर देखो कहा है Ti, ये 4 पता है ना, रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, इसे बताया गया था आपको, याद है? इसको हम स्मॉल ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। बोलो इसको क्या बोलते थे? पैरेंथेसिस। और रोमन नंबर में क्या लिखा है? ये ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, किसका? मेटल का। और ये कौन दिया था? स्टॉक नोटेशन। चलिए तो देखो आयरन सॉरी टाइटेनियम देखो थर्ड में दिया है, सेकंड में दिया है, और 4 में दिया है। कहा 4 इज मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल भाई? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन की वजह से, ठीक। तो ये देखो कॉन्फिगरेशन दिया, देखो 4s2 सॉरी 3d2 4s0 4s0 3d1, और देखो इस समय 0 हो गया। देखो तो ये क्या मिलेगा? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है, इसलिए क्या होगा? 4 वाला इसका ज्यादा स्टेबल होगा। तो मान लो पूछ ले ऐसे कि टाइटेनियम 2+ में है और ये +4 में जाएगा, तो कैसा बताओ एजेंट हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? बोलिए टाइटेनियम 2+ कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग एजेंट? सोच लो अच्छे से, पक्का? तो कैसा होगा? रिड्यूसिंग। दूसरों क्या करेगा? रिड्यूस। खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। क्यों? इसकी स्टेबिलिटी कहाँ है? +4 में। चलिए आगे देखते हैं भाई हम लोग। फिर देखो लिखा है Mn का 25 एटॉमिक नंबर, +2 में देखो, और तो +2 में इसके पास क्या है बताओ? हाफ फील्ड।
Rn देखो +3 में इसके पास क्या है, हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी इसकी हो गई। बोलिए फिर देखो Zn2+ में ज्यादा बताओ स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसको डी क्या मिल गया, 10 फुल फील्ड मिल गया, तो इसलिए +2 में क्या है इसका ज्यादा स्टेबल। फिर बात करते हैं स्कैंडियम में रिक्वायर्ड हाई एनर्जी फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो भाई यहाँ पे क्या बताइए, कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे थे कोई दिक्कत नहीं था, बोलो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे बताइए, ठीक, तो रिक्वायर्स का हाई इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी टू दिस। अब देखो हमको स्कैंडियम 2+ में आना है, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अगर हम 3+ में आते हैं देखो, तो 3+ का मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ेगा बताओ, D1 से, ठीक, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपको निकालना है इसमें। अब पूछा था बताओ कि स्कैंडियम +3 में ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो +3 में इसकी स्टेबिलिटी क्यों हो जाएगी, जब डी में कितना हो जाएगा इसका 0, ठीक। आगे देखते हैं जैसा हम, फिर लिखा देखो पी ब्लॉक का इनर्ट पेयर, अच्छा पी ब्लॉक जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कॉमन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसमें याद बताए थे आपको कि जैसे Pb4+ दे दे और Pb2+ दे दे, पूछिए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 2+ वाला कि 4 वाला, तो कौन सा था बताओ, 4 वाला ज्यादा स्टेबल था, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता डाउन द ग्रुप, और उसी को क्या बोलते थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर पूछा जाता है कि जैसे मान लो Mn की बात करें हम लोग 3d5 और 4s1, इसमें क्या होता है बताओ, सॉरी 4s2, इसमें देखो क्या होगा, Mn प्लस जब लिखेंगे हम लोग तो +3d और 4s1 होगा, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकाला जा सकता है। लेकिन जब बात करेंगे देखो पीबी की बात करेंगे हम लोग, तो पीबी देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, देखो ये सब भी पूछा था, पी ब्लॉक में क्या होगा, एक 2 इलेक्ट्रॉन की बताओ डिफरेंस आएगा, और इसमें कितने का डिफरेंस देखो आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ सकता है। तो देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बाय हाइपर एलिमेंट, ये तो बताया था, इसी का नाम क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बोलो। फिर कहा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बाय द हाइपर एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कौन फेवर करा, डी ब्लॉक में, यहाँ पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो फेवर करेगा फॉर्मेशन को, और यहाँ पे क्या था, नहीं हैवी समझ रहे हो, डाउन द ग्रुप हैवी चार्ज ज्यादा स्टेबल होंगे, इसमें क्या थे बताओ, डाउन द ग्रुप जो मोर चार्ज थे कम स्टेबल थे, ये डिफरेंस बताया जा रहा है, ठीक, पी ब्लॉक का और डी ब्लॉक का। एक डिफरेंस क्या बताया जा रहा है, यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे ऐसे कोई इफेक्ट की बात नहीं करेंगे। फिर देखो जैसे एग्जांपल देखो कह रहा है, देखो मॉलिब्डेनम बताओ, टंगस्टन और ये क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे बताओ क्या आता है, मॉलिब्डेनम, उसके बाद क्या आता है, टंगस्टन। तो देखो क्रोमियम कितना है, +6 में, +6 में, तो क्रोमियम से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये दो ज्यादा स्टेबल है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इनकी बढ़ी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की। जबकि नीचे देखो यहाँ पे, तो देख रहे हो ये आर नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मान लो पूछा है बताओ ये कैसा एजेंट होगा, तो बताओ ये सब +6 में देखो हैं, तो +6 का मतलब क्या है बताइए, कैसा एजेंट होगा, ये खुद को रिड्यूस कर सकता है, बोलो, लेकिन रिड्यूस कब करता, जब इसकी स्टेबिलिटी नीचे होती, लेकिन तो स्टेबलाइज कंडीशन में है ना, तो खुद को रिड्यूस करेगा भी ये नहीं करेगा, इसलिए कैसे एजेंट होंगे, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी यहाँ पे है। यहाँ देखो डाइक्रोमेटायंस देख लो ना, एसिडिक मीडियम में क्या होता था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि देखो ये +6 में अनस्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल कहाँ है, +3 में, याद है, और +3 में क्यों ज्यादा स्टेबल था, देखो इसको भी बताएंगे हम लोग, T2G कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन, इसको T2G में क्या मिलेगा, हाफ फील्ड मिलेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कहाँ होगी बताओ, Cr3+ में। तो बोर्ड का बहुत कॉमन क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया था, समझ रहे हैं, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो Cr3+ की स्टेबिलिटी ज्यादा कहाँ होती है, T2G हाफ फील्ड में, ठीक। तो ये देखो, तो दोनों +6 में है, लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, डाउन द ग्रुप, जबकि इनर्ट पेयर वाले में ऐसा नहीं था, पी ब्लॉक में ऐसा नहीं था, पी ब्लॉक में क्या था, नीचे आने पे ज्यादा, नहीं बताए थे भी आपको, देखो कि नीचे आने पे Pb4+ दे और Pb2+ दे, पूछे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ लोअर वाला ज्यादा स्टेबल था, तो पी ब्लॉक में हैवी एलिमेंट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल था, और इसमें क्या होगा बताओ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली डिफर बाय द, कहां बात करें, पी ब्लॉक की बात करें, डिफर बाय द 2 यूनिट, और यहाँ पे कितना डिफर करा था, 1 यूनिट का, बोलो, ठीक। फिर देखते देखो हम लोग बेटा, लिखा देखो Fe निकिल इन दिस, अब देखो यहाँ पे इस पे कितना चार्ज, 0 चार्ज होता है, तो बताओ हम कैसे निकालते थे चार्ज, x + 5 × 0 = 0, x की वैल्यू कितनी हो गई 0, यहाँ भी तो वो 0 चार्ज आएगा, तो कह रहा है देखो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ने 0 भी दिखा सकता है, देख रहे हो, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्पाइस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग फेवर द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो कह रहा है कि इसमें हायर ऑक्सीडेशन फेवर करता है, उसके बाद में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल सकता है, इसलिए यहाँ वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं। फिर जो लिखा लो ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर्ड बाई मेटल्स व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड्स, ये कब होगा, इनको हम क्या बोलते हैं बताओ, जिसके साथ अटैच है इनको बोलते हैं लिगेंड्स। कुछ याद आ रहा, लिगेंड्स के बारे में बताया गया था, ये एसिड थे कि बेस, ये क्या होते थे, लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करते थे। फिर देखो विच आर नॉट जस्ट स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड बट आल्सो, अच्छा ये क्यों ऐसा भाई है, देखो इसके साथ दो बॉन्ड बनता है, पता है, बताया नहीं थे आपको, सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। तो निकिल के साथ सीओ का एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऐसे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक इसके साथ क्या बनेगा, इसका एंटी बॉन्डिंग के साथ पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देखो डोनेट कर रहा है और दूसरा डी भी क्या डोनेट कर रहा है, तो हम नहीं बोलते थे म्यूचुअल शेयरिंग बोलते थे हम लोग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसमें बॉटनी पढ़ते हैं ना, बोलो बाल बच्चे पढ़ते हैं लाइकेंस, तो लाइकेंस में क्या था कि एल्गल और फंगल का एसोसिएशन, और दोनों को इससे बेनिफिट था एक दूसरे से, इसलिए बोलते थे म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, और उसका नाम क्या पड़ा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये भी टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वही पेयर एक ले भी रहा है, बस बॉन्डिंग की कंडीशन चेंज हो गई, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा देने के बाद, और एक कैसा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड, इसलिए सीओ क्या सबसे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड माने जाते हैं। तो जब लिगेंड्स की बात करते हैं सीओ को सबसे स्ट्रांग फील्ड बोला जाता है, ठीक। तो ये पूछा गया कहां मिलेगा, तो इन्हीं लिगेंड के साथ ऐसा मिलेगा, ये सबके साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखो बात करते हैं हैलाइड्स ऑफ मेटल की बात करें, तो ये देखो एक्स का मतलब क्या है, बोलो फ्लोरीन से आयोडीन, एक्स डैश का मतलब क्या है, फ्लोरीन से ब्रोमीन, एक्स डबल डैश का मतलब क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन, और ट्रिपल डैश का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन और आयोडीन। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर दिया है, देखो क्रोमियम +6 में किसके साथ में है, फ्लोरीन के साथ में। तो पूछा है तब बता फ्लोरीन ज्यादा क्यों बनाता है भाई ये, और ओ ज्यादा क्यों बनाता है ऐसा, तो बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। फिर देखो देख रहे हो ये, अब देखो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब क्या क्या बताओ, फ्लोरीन से आयोडीन कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, बोलो समझ रहे हैं। यहाँ देखो लिखा है x1, x1 का मतलब क्या बताओ, फ्लोरीन से ब्रोमीन, इसमें आयोडीन नहीं होगा, ठीक है, ये सब हमने सीट में आपको दिया भी है, ठीक, ये सब आपको मिल जाएगा देखो वहां पे। अब देखो यहाँ एमएन में देखो बेटा, पूछा तो बताओ एमएन जनरली पूछा था क्वेश्चन, एमएन F7 नहीं बनाता है, जबकि अब क्या है देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बोलो, लेकिन इसके साथ देखो ऐसा बॉन्ड बनता है, देखो Mn2O7 बन जाता है ना, देखो जी। तो पूछा क्या जाता है बताओ, तो देखो F मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन ऐसा बना लेगा क्यों, तो क्यों बनाएगा यहाँ पे, तो हम लोग बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड की वजह से। वो क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल समझते हैं, डबल बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से क्या होता है, ये Mn को +7 तक ले जाता है, ठीक। देखो यहाँ पे थर्ड लिखा है, थर्ड का मतलब Cu के साथ, थर्ड का मतलब Cl और I होगा, लेकिन फ्लोरीन नहीं होगा, ठीक। ये सब हाइलाइट्स हैं इसके, देखो। फिर देखो बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले, तो फ्लोरीन स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बोलो। तो स्टेबिलिटी, अब देखो भाई जैसे COF3 लिखा है, तो हाई लैटिस एनर्जी, बोलो, का हाई बॉन्ड एंथैल्पी, हाई कोवैलेंट कंपाउंड, बोलिए एग्जांपल कौन सा देखो हो गया, देखो BF5 को समझ रहे हो ना, +5 स्टेट में हो गया, हाईएस्ट स्टेट में हो गया ना, CrF6 क्या हो गया, हाईएस्ट स्टेट में हो गया। तो ये भी देखो बात कर सकते, फजानुल भी लगा सकते थे भाई यहाँ पे, फजान साहब ने क्या कहा था बताइए, बोलो, फजान साहब ने क्या कहा था, अब CrF6 है, इसमें कितना चार्ज, +6 चार्ज हो गया, +6 चार्ज का मतलब क्या हुआ, साइज छोटी हो गई, और साइज छोटी की तो बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखो हाइलाइट्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर रिपीटेड, कोई बात नहीं। फिर देखो इनस्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ आयोडाइड, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कि जैसे पूछा था बताओ CuI2 पानी में नहीं पाया जाता है, क्यों, तो क्या होगा बताओ, ये टूट जाएगा, देखो कैसे टूटेगा, देखो कुछ ऐसा, और क्या बनेगा देखो Cu2+ देख रहे हो 4I- और क्या बनेगा Cu2I2। अब देखो कॉपर पे +2 चार्ज है, यहाँ कॉपर पे कितना चार्ज है, +1, तो कॉपर खुद को क्या कर रहा है बताइए, रिड्यूस, तो I- क्या हो रहा है बताइए यहाँ पे, ऑक्सीडाइज, ठीक। ये क्वेश्चन आपने हम सब दिया, थोड़ा सब मिलेगा बेटा आपको, ठीक है। उसमें मिक्स ऑक्साइड देखो पूछा था भाई, मिक्स ऑक्साइड का मतलब क्या है भाई, देखो जैसे देखो अब बताया था ना Mn2O7 के फॉर्म में मिलता है, क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक। तो देखो यहाँ पे देखो मिक्स ऑक्साइड आपको दिया, देखो जैसे ये Mn3O4 Fe3O4 ये सब करवाया था ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में, याद है आपको,
बताया गया था कि Fe3O4 क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट, बोलो। और ये किससे मिलकर बनता है बेसिकली, इसमें दो टाइप के ऑक्साइड होते हैं, FeO और Fe2O3। बोला गया तो चार्ज निकालो, तो चार्ज कितना निकाले थे याद है आपको, 8/3 चार्ज निकाले थे इसके ऊपर आप, वो तो मिक्स ऑक्साइड बताए थे आपको। और जब इसको तोड़ोगे तो कितना चार्ज आएगा, +2 और +3 चार्ज आएगा। तो ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स ऑक्साइड। बाकी चार्ज सब निकाल लोगे ना बेटा, O पे -2 चार्ज होता ही है। फिर देखो ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल्स, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड देन फ्लोरीन। क्यों ऐसा होता है, तभी आपको बताया था ना, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से, बोलो। तो जैसे कह रहा है देखो MnF4 हाईएस्ट Mn फ्लोराइड, यानी इसके ऊपर अब वो नहीं जाएगा, लेकिन देखो ऑक्सीजन के साथ कहाँ चला गया, देखो Mn2O7 में चला गया। तो इन दोनों पूछा था CBSE बोर्ड के एनसीईआरटी में लिखा हो बेटा, हाँ, और कई बार पूछा भी गया है। तो उसका रिलेशनशिप क्या लिखना होता है, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक। तो वो क्या करता है, 2 बॉन्ड बना सकता है ना, जबकि फ्लोरीन के पास एक एबिलिटी नहीं होती है। देखो ये चीज सिखाता है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ब्रिलियंट है तो आप टॉप कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप दो अच्छे से पूरे तरफ से फोकस करते तो आप भी टॉप कर सकते हैं, बोलो। जैसे भाई हम मान लो हम टॉपर, हम एक तरफ फोकस करते हैं, हम कमजोर है तो हम सब तरफ से फोकस कर रहे हैं, तो हम भी तो अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं भाई अपना। तो ये बात देखो समझा रहा है, देखो फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन देखो वो क्या हो रहा है, सबसे अच्छा बॉन्ड बना रहा है। फिर देखिए रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, इनकी बात करेंगे देखो हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा इनर्ट की वैल्यू उतना ज्यादा क्या होता था, रिएक्टिव, याद है, बोलो। कहते लिथियम मोर रिएक्टिव होता था, क्यों, उसकी वैल्यू कितनी थी, -3.05 इनर्ट की वैल्यू थी। तो रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। देखो जैसे अब क्या बात करें, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाए। तो देखो हम लोग जनरली बात करते हैं ना M2+ और M की, इसका मतलब क्या है बताइए। अगर आप कुछ ऐसा लिखा है तो इसका क्या मतलब बताओ, M2+ और M का क्या मतलब है, इधर से अगर इधर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, और ये क्या है, रिडॉक्स कपल बोलते हैं इसको हम लोग। अगर M इधर से इधर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो फिलहाल ये कौन सा लिखा है पोटेंशियल, ये लिखा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि कहाँ दिखाया गया, प्लस से कहाँ दिखाया गया, 0 में। ये भी तो कौन सा लिखा, देखो +3 से +2 कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं हम लोग। तो देखो ये कह रहा है भाई Mn पे प्लस, Mn पे कुछ चार्ज था, ये मिला कुछ ऐसा बना, तो यहाँ पे देखो इनर्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, प्लस से कहाँ पे, Mn पे। तो कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ये आपको एग्जाम्पल का दिखाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भाई। तो कहा द वैल्यू ऑफ E0 M2+, अच्छा इसको क्या बोलते हैं पता है ना, देखो ये जो लिखा जाता है ऐसा कुछ M2+ के बाद एक लिखा है ना ऐसा स्लैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बाउंड्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा, फेज बाउंड्री होती है। फेज बाउंड्री का मतलब अगर ये एक्वस में है और देखो सॉलिड में ना हो गया ये, इनके बीच में बाउंड्री होगी ना, तो बाउंड्री कैसे दिखाई जाएगी, स्लैश से, ठीक है। चलिए देखो ये को ट्रेंड दिखाया गया आपको इनर्ट की वैल्यू का। आगे बात करते हैं, देखो हम लोग अब लिखा है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। इन्हीं दो की वजह से हमको क्या मिलता है, इनर्ट की वैल्यू और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से, ठीक है। तो देखो जैसे क्या बताओ, कॉपर सॉलिड से गैस में गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या सब्लिमेशन बोल सकते हैं। अरे सॉलिड से गैस बनना क्या था, सब्लिमेशन नहीं पढ़े थे, बोलो। ये ज्यादा होगा बताओ कि कम होगा, ज्यादा होगा ना भाई। अरे भाई सॉलिड से गैस बनना ज्यादा एंथैल्पी देनी पड़ेगी, और वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ देखो कॉपर गैस के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में आ गया, अब हम चाह रहे कॉपर आयंस के फॉर्म में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना भाई। अब कॉपर तो कहाँ से कहाँ देखो आ रहा है, कॉपर पहले आता, इसमें क्या कंडीशन थी बताओ, 3d10 और 4s1 कंडीशन थी। जब कॉपर प्लस के फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा, बताओ तब ना 2+ में आएगा। तो दोनों एंथैल्पी कैसी हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, ठीक। तो देखो आपका आंसर एंथैल्पी क्या, फर्स्ट और सेकंड बहुत ज्यादा हो गई पॉजिटिव। अब कह रहा है इसको हम पानी मिलाएंगे, तो पानी में तो क्या होता है, तो देखो ये दोनों एनर्जी प्लस में थी, अब पानी वाली एनर्जी कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या देखा गया, ये दो एनर्जी ज्यादा हो गई हाइड्रेशन से, इसलिए इनर्ट की वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव मिली, ठीक। तो देखो जैसे लिखा ना, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर Cu सॉलिड टू Cu2+ गैस, ठीक। आपका नॉट बैलेंस्ड बाय द हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे मान लो हम बात करते हैं
अगर इसमें एनर्जी निकली कितनी, मान लो 1112 एनर्जी इसको दी गई, और यहाँ से कितना निकला, मान लो 1012 निकला, तो एनर्जी बैलेंस हुई है, नहीं बैलेंस हुई। बात समझ रहे हैं? तो हाइड्रेशन को कंपनसेट नहीं कर पाता है। इसी वजह से क्या हुआ बेसिकली कि इसका जो इनर्ट की वैल्यू क्या मिल गई बताइए, पॉजिटिव। बाकी आपको याद लिखवाएगा था इक्विलिब्रियम में हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, निगेटिव। अरे भूल गए, कंबस्टन हमेशा निगेटिव था, हाइड्रेशन हमेशा निगेटिव होती थी। लेकिन सोल्यूशन की एंथैल्पी दो तरह से थी, पॉजिटिव भी थी और निगेटिव भी थी। चलिए अब रिजल्ट की देखो बात करें, इनेबिलिटी टू लिबरेट H2 गैस फ्रॉम एसिड। तो पूछेगा भाई कि कॉपर का रिएक्शन किया जा रहा है किसके साथ में, HCl के साथ इसका रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, तो नो H2 गैस, यहाँ से कोई H2 गैस नहीं निकलेगी। पूछा था क्यों, तो देखो H का क्या होता है भाई, ई नॉट की वैल्यू, H प्लस से H2 की ई नॉट कितनी होती है, 0, और कॉपर का कितना था, जो कॉपर है उसका ई नॉट कितना होता है, प्लस 0.34। प्लस का मतलब कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ देखो क्या कर रहा है बताओ, ये प्लस से ले जा रहा है 0 में, इसको क्या कर रहा है ये रेड्यूस, इसका काम क्या था, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, रेड्यूस। और एक तरीका हमारे पास क्या होता है, हम ई नॉट सेल भी निकाल सकते हैं, बताओ ई नॉट सेल निकालते हैं ना, अगर वैल्यू मिलती नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव होती तो स्पॉन्टेनियस। तो डी ब्लॉक जस्ट लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी अटैच है बेटा ये, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डी ब्लॉक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है हम लोग। तो हम लोग यही करेंगे, ठीक है, इसी के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताएंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो लिखा है नोट रिएक्शंस, लेकिन जड़न के साथ कराते तो होता रिएक्शन ये, क्यों, जड़न की इनर्ट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। थोड़ा सा इनर्ट की वैल्यू भी दे दिया ना, अगर हो सके तो याद करो, अच्छा रहेगा थोड़ा सा, -0.76। तो नेगेटिव इसका मतलब क्या करेगा, एसिड से H2 गैस को डिस्प्लेस करेगा, ठीक। लिखा है ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड सच एज HNO3 hot concentrated H2SO4 react with copper to liberate NO2 and SO2 and oxidize copper to copper 2+। खाली यही कॉपर से रिएक्शन करेंगे, कौन, HNO3 और हॉट कंसंट्रेट H2SO4, बाकी कॉपर से रिएक्शन नहीं होगा। तो देखो फिर आयरन का देखो दिखाया गया, देखो आयरन का देखो रिएक्शन हुआ एसिड के साथ में, H2S लिबरेट किया, बोलो ये सब तो देखते भी हम लोगों ने, पाप साउंड सुनाई पड़ता है जब जलाते हैं इसको, तो हम लोग ना 10th में था ना, 9th में, पाप साउंड बोलते हैं, पापा का साउंड। चलो तो निकल का देखो भी दिखाया गया, देखो बेटा वही चीज, निकली की बाल्स हैं, इसका भी रिएक्शन देखो होगा, लेकिन कॉपर का रिएक्शन ये नहीं होगा, ठीक। तो कॉपर H2 गैस लिबरेट नहीं करेगी, ठीक है। अब एक तो यहाँ H2SO4 देख लो बेटा खाली बस ना, देखो H2SO4 के साथ रिएक्शन देख लो, यहाँ पे देखो SO2 गैस निकल रही है ना, कौन सी गैस निकल रही है, SO2 गैस। तो बताते ना H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा, लेकिन डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो आपको हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो चलो कल बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में।